भारत की आजादी का रास्ता कई संवैधानिक पड़ावों से होकर गुजरा, जिनमें से हर एक बरहाती राष्ट्रवादी मांगों और ब्रिटिश प्रतिक्रियाओं से बना था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 या मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों ने प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया, लेकिन भारतीय मंत्रियों के लिए इसकी सीमित शक्ति ने असंतोष को और बढ़ाया। 1927 का साइमन कमीशन, जिसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, ने देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों को जन्म दिया और इसे बड़े पैमाने पर खारिज कर दिया गया, जिससे भारतीयों और ब्रिटिशों के बीच अविश्वास और गहरा हो गया। बाद के गोलमेज सम्मेलनों में भारतीय नेता और ब्रिटिश अधिकारी एक साथ आए, लेकिन विशेष रूप से अल्पसंख्यक अधिकारों पर असहमति ने आम सहमति को रोक दिया। निष्कर्षहीन वार्ता के बावजूद इन घटनाओं ने अधिक महत्वपूर्ण सुधारों के लिए मंच तैयार किया, जिसमें शासन में वास्तविक भारतीय भागीदारी की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया। ब्रिटिशों को एहसास हुआ कि सिर्फ दिखावटी इशारे अब पर्याप्त नहीं थे। भारत की जटिल वास्तविकताओं को संबोधित करने के लिए एक व्यापक संवैधानिक ढांचे की आवश्यकता थी। इस एहसास ने सीधे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के मसौदे को जन्म दिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कई सालों के आंदोलन, बातचीत और ब्रिटिश रणनीति का नतीजा था। सविनय अवज्ञा आंदोलन और गोलमेज सम्मेलनों ने ब्रिटिशों पर महत्वपूर्ण संवैधानिक रियायतें देने का दबाव डाला। इस एक्ट का लक्ष्य प्रांतीय स्वायत्तता देना था, जबकि केंद्रीय शक्ति, रक्षा और विदेश मामलों को ब्रिटिश नियंत्रण में रखना था। ब्रिटिशों के लिए यह रियासतों को शामिल करके और राष्ट्रवादी ताकतों को विभाजित करके अपने शासन को लंबा खींचने का एक तरीका था। भारतीय नेताओं के लिए यह आत्मशासन की दिशा में एक दोषपूर्ण लेकिन संभावित कदम था। यह एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा पारित अब तक का सबसे लंबा और सबसे विस्तृत कानून था, जो भारत की राजनीतिक जटिलता को दर्शाता है। हालांकि इसे एक उदार सुधार के रूप में प्रस्तुत किया गया था, यह स्वतंत्रता के लिए लगातार दबाव का एक सोचा समझा जवाब था। भारतीय राजनीति में एक नए युग के लिए मंच तैयार था, जो इस संवैधानिक व्यवस्था की सीमाओं का परीक्षण कर रहा था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने एक विस्तृत संवैधानिक संरचना पेश की, जिसमें प्रांतों और रियासतों के एक अखिल भारतीय महासंघ का प्रस्ताव था। यह महासंघ कभी साकार नहीं हुआ, क्योंकि पर्याप्त रियासतें इसमें शामिल नहीं हुईं, इसलिए केंद्रीय अधिकार वायसराय के पास ही रहा। प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया और वास्तविक स्वायत्तता प्रदान की गई। भारतीय मंत्री निर्वाचित विधानसभाओं के प्रति जवाबदेह हो गए। हालांकि गवर्नरों के पास व्यापक विवेकाधीन शक्तियां बनी रहीं, जिससे वास्तविक स्वायत्तता कमजोर हुई। इस एक्ट ने मतदाताओं की संख्या बढ़ाकर 3.5 करोड़ कर दी, लेकिन मतदान अभी भी संपत्ति योग्यता और अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों द्वारा सीमित था, जिससे सांप्रदायिक विभाजन को बढ़ावा मिला। इसने एक संघीय न्यायालय, भारतीय रिजर्व बैंक और लोक सेवा आयोगों की स्थापना की, ऐसी संस्थाएं जो स्वतंत्र भारत को आकार देंगी। इस एक्ट की कई विशेषताओं को बाद में भारतीय संविधान में शामिल किया गया, जो इसके स्थायी संरचनात्मक प्रभाव को दर्शाता है। अपनी कमियों के बावजूद इस एक्ट ने आधुनिक भारतीय शासन की नींव रखी। 1935 का अधिनियम एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने भारतीय नेताओं को वास्तविक प्रशासनिक अनुभव दिया और भविष्य के संविधान को आकार दिया। प्रांतीय स्वायत्तता ने भारतीय राजनेताओं को शासन करने की अनुमति दी, जिससे अनुभवी प्रशासकों का एक कैडर तैयार हुआ। एक्ट की संघीय संरचना और संस्थाएं स्वतंत्र भारत के लिए ब्लूप्रिंट बन गईं। फिर भी इसे कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा। डोमिनियन स्टेटस का कोई वादा नहीं, अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों का जारी रहना और गवर्नरों और वायसराय के लिए अत्यधिक शक्तियां। कांग्रेस ने इसे पूरी तरह से सड़ा हुआ कहा और नेहरू ने इसे सभी ब्रेकों वाली मशीन और कोई इंजन नहीं बताया। एक्ट ने एक हाथ से दिया और दूसरे हाथ से ले लिया, जिससे वास्तविक शक्ति ब्रिटिश हाथों में रही।
यह आत्मशासन की नींव और शाही नियंत्रण का एक उपकरण दोनों था। एक्ट के तहत 1937 के प्रांतीय चुनाव उस समय दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक अभ्यास था। एक्ट का विरोध करने के बावजूद कांग्रेस ने चुनावों में भाग लिया ताकि वह अपने जन समर्थन को साबित कर सके और व्यवस्था को भीतर से चुनौती दे सके। 11 प्रांतों में हुए चुनावों में सीमित लेकिन उत्साही भागीदारी देखी गई, जो संपत्ति आधारित मताधिकार के कारण थी। कांग्रेस ने कृषि सुधार और नागरिक स्वतंत्रता पर प्रचार किया। मुस्लिम लीग ने मुस्लिम अधिकारों पर ध्यान केंद्रित किया। कांग्रेस की शानदार जीत ने प्रतिद्वंद्वियों और ब्रिटिशों को चौंका दिया, जिससे प्रांतों में लोकप्रिय सरकारों के लिए मंच तैयार हुआ। पहली बार भारतीय महत्वपूर्ण प्रशासनिक शक्ति का प्रयोग करने वाले थे। 1937 के चुनाव कांग्रेस के लिए एक बड़ी जीत थे, जिसने 5 प्रांतों में बहुमत हासिल किया और 4 अन्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। इन परिणामों ने इस मिथक को तोड़ दिया कि कांग्रेस केवल एक शहरी अभिजात वर्ग की पार्टी थी, जिससे इसकी राष्ट्रीय पहुंच साबित हुई। मुस्लिम लीग का खराब प्रदर्शन, यहाँ तक कि मुस्लिम बहुल प्रांतों में भी उसे अपनी रणनीति पर फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया। शुरुआत में झिझकते हुए कांग्रेस ने वायसराय से हस्तक्षेप न करने के बारे में अस्पष्ट आश्वासन मिलने के बाद मंत्रालय बनाने पर सहमति व्यक्त की। 7 प्रांतों में कांग्रेस के मंत्रालय बनाए गए, जो एक ऐतिहासिक क्षण था, क्योंकि राष्ट्रवादी नेताओं ने प्रशासन की बागडोर संभाली। सत्ता में कांग्रेस नेताओं को देखकर उम्मीद जगी और स्वतंत्रता आंदोलन को ऊर्जा मिली। कांग्रेस शासन के इस युग को पूर्ण स्वतंत्रता की दिशा में एक ठोस कदम के रूप में देखा गया। प्रांतीय शासन में कांग्रेस का युग शुरू हो चुका था। 1937 से 1939 तक कांग्रेस का शासन ऊर्जावान सुधारों और नई चुनौतियों से भरा था। मंत्रालयों ने राष्ट्रवादी संगठनों पर प्रतिबंध हटा दिए, राजनीतिक कैदियों को रिहा किया और नागरिक स्वतंत्रता बहाल की। कृषि सुधारों का उद्देश्य किराएदार किसानों की रक्षा करना और ग्रामीण आर्न से राहत देना था। हालांकि औपनिवेशिक बाधाओं और जमींदारों के विरोध के कारण प्रगति सीमित थी। वित्तीय और प्रशासनिक सीमाओं ने बड़े पैमाने पर कल्याणकारी परियोजनाओं में बाधा डाली। कांग्रेस के भीतर आंतरिक विभाजन और हड़तालों से निपटने के लिए औपनिवेशिक कानूनों के उपयोग की आलोचना हुई। सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया। मुस्लिम लीग ने कांग्रेस पर भेदभाव का आरोप लगाया और मुस्लिम राय जुटाने के लिए रिपोर्ट प्रकाशित की। हालांकि ये दावे अतिरंजित थे, लेकिन सांप्रदायिक विभाजन को गहरा कर गए और भविष्य के संघर्ष के लिए मंच तैयार किया। यह अवधि परिवर्तनकारी थी, लेकिन सीमाओं और बढ़ते सांप्रदायिकता से भरी थी। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होने से प्रांतीय स्वसरकार में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया। दरअसल वायसराय ने भारतीय नेताओं से सलाह किए बिना भारत को युद्ध में घोषित कर दिया, जिससे आक्रोश फैल गया। कांग्रेस ने युद्ध के बाद स्वतंत्रता का वादा मांगा, लेकिन ब्रिटिश प्रतिक्रिया अस्पष्ट और असंतोषजनक थी। विरोध में सभी कांग्रेस मंत्रालयों ने इस्तीफा दे दिया, जिससे एक राजनीतिक शून्य पैदा हो गया। मुस्लिम लीग ने इस्तीफों का जश्न मनाया, इसे मुक्ति दिवस कहा और अपनी स्थिति मजबूत की। इस्तीफों ने सांप्रदायिक दरारों को गहरा कर दिया और भारत छोड़ो आंदोलन और अंततः विभाजन के लिए मंच तैयार किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और 1937 के चुनाव भारत की आजादी की यात्रा में महत्वपूर्ण पड़ाव थे। एक्ट ने सीमित स्वायत्तता प्रदान की, लेकिन वास्तविक शक्ति ब्रिटिशों के पास रखी, जिससे यह राष्ट्रवादियों के लिए अस्वीकार्य था। चुनाव लड़ने और मंत्रालय बनाने का कांग्रेस का निर्णय एक रणनीतिक मास्टर स्ट्रोक था, जिसने अपनी जन अपील साबित की। कांग्रेस शासन के संक्षिप्त काल ने शासन में अमूल्य अनुभव प्रदान किया और एक स्वतंत्र भारत के लिए आशा जगाई। 1939 में मंत्रालयों का इस्तीफा राष्ट्रीय गरिमा का एक शक्तिशाली दावा था और संवैधानिक सहयोग की सीमाओं को उजागर करता था। राजनीतिक शून्य और बढ़ती सांप्रदायिकता ने स्वतंत्रता संग्राम के अंतिम चरण के लिए मंच तैयार किया। यह युग भारत के स्वशासन की खोज में एक निर्णायक अध्याय बना हुआ है।